Hey guys, welcome to this series of All India Bar Examination Solved Papers podcast. We are starting with paper 2, that is the All India Bar Examination 5 of the All India Bar Examination 2013. तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के सॉल्व पेपर्स के सीरीज़ में, जहां हम सॉल्व करेंगे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 5th 2013 का पेपर. So let's start. Question number 1. The provision under the Code of Civil Procedure 1908 that relates to suit by indigent persons is Order number 33. सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन उपबंध जो अकिंचन व्यक्तियों द्वारा वाद से संबंधित है, आदेश 33. Second, Section 5 of the Limitation Act 1963 enables the court to condone delay in filing appeal or application on sufficient satisfaction of sufficient cause. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 पर्याप्त कारण के पर्याप्त समाधान पर किसे दाखिल करने में विलंब को माफ़ करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाती है. उत्तर है अपील या आवेदन. थर्ड, limitation period prescribed in filing a suit by a mortgager to recover possession of immovable property mortgaged. Answer is 30 years. बंधक रखी गई स्थावर संपत्ति के कब्जे का प्रत्युत्तरकरण करने के लिए बंधकर्ता द्वारा वाद दाखिल करने में विहित परिसीमा अवधि है 30 वर्ष. Which are the provisions under the Indian Evidence Act 1872 that deals with relevancy of opinion of experts? Answer is section 45 and 46. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन कौन सा प्रावधान है जो विशेषज्ञों की राय की सुसंगति के संबंध में प्रावधान करती है? धारा 45 और 46. फिफ्थ, who decides as to which of the several modes he/she will execute the decree? Answer is judgment debtor. कौन विनिश्चय करता है कि कई ढंगों में से किसके वह डिक्री का निष्पादन करेगी? Answer is निर्णीत ऋणी. Sixth, where a party to a suit requires information as to facts from the opposite party, he may administer to his adversary a series of questions. It is called as interrogatories. जहां वाद का पक्षकार विपक्षी पक्षकार से तथ्यों के संबंध में सूचना की अपेक्षा करता है, वहां वह अपने विरोधी से प्रश्नों की श्रृंखला पूछ सकता है. इसे कहा जाता है प्रश्नमाला. सेवेंथ, डैश इज अ सूट फाइल्ड बाय और अगेंस्ट वन और मोर पर्सन्स ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट. आंसर इज रिप्रेजेंटेटिव सूट. एक या कई व्यक्तियों द्वारा या विरुद्ध स्वयं या वाद में वही हित रखने वाले अन्य की ओर से दाखिल किया गया वाद है प्रतिनिधिक वाद. एट्थ, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू प्रोटेक्ट, preserve and manage the property during the pendency of the litigation is. Answer is receiver. वाद के लंबित रहने के दौरान संपत्ति का संरक्षण करने, परिरक्षण करने और प्रबंध करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति है प्रापक. नाइन्थ, obstructing public servant in discharge of his public functions is a bailable offence. लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्यों के निर्वहन में अवरुद्ध करना जमानतीय अपराध है. 10th, कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ रिलेट्स टू सेक्शन 357. दंड विधि के अधीन अपराध के पीड़ितों को प्रतिकर संबंधित है धारा 357 से. What persons may be charged jointly and tried together under section 223 of the Code of the Criminal Procedure 1973? Answer is all of the above. The options are persons accused of the same offence committed in the course of the same transaction, person accused of an offence, and person accused of abatement of or attempt to commit such offence, persons accused of different offences committed in the course of the same transaction. कौन व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 223 के अधीन संयुक्त रूप से आरोपित किया जा सकता है और एक साथ विचारण किया जा सकता है? उत्तर है उक्त में से सभी. ऑप्शंस हैं एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में कारित एक ही अपराध के अभियुक्त व्यक्ति, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति और ऐसे अपराध को कारित करने के दुष्प्रेरण या प्रयत्न के अभियुक्त व्यक्ति, एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में कारित विभिन्न अपराधों के अभियुक्त व्यक्ति. 12th,
The principal regulator envisaged under the Trade Union Act 1926 is answer is Registrar of Trade Union. व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन परिकल्पित प्रमुख नियामक है व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार. 13. A teacher is not a workman falling under the category of workman under Industrial Disputes Act 1947. This was upheld in which case? Answer is Sundarambal वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव. अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन कर्मकार के संवर्ग के अधीन आने वाले कर्मकार नहीं है. इसकी किस मामले में अभी पुष्टि की गई थी? उत्तर है मिस ए सुंदराम्बल बनाम गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव. 14. A contract made by a trustee in excess of his powers or in breach of trust cannot be specifically enforced as per. Answer is Section 11(2) Specific Relief Act 1963. न्यासी द्वारा उसकी शक्तियों के आधिक्य में या न्यास के उल्लंघन में की गई संविदा को विनिर्दिष्ट रूप से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता. उत्तर है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 11(2) के अनुसार. 15th. Under Section 41 of the Specific Relief Act 1963, an injunction cannot be granted. Answer is all of the above. Options are to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a court not subordinate to that from which the injunction is sought, to restrain any person from applying to any legislative body, to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a criminal matter. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 41 के अधीन व्यादेश मंजूर नहीं किया जा सकता. उत्तर है उक्त में से सभी. ऑप्शन से उस न्यायालय से जिसे व्यादेश की अपेक्षा की जाती है कि अधीनस्थ न होने वाले न्यायालय में किसी कार्यवाही को संस्थित या अभियोजित करने से किसी व्यक्ति को निर्बंधित करने के लिए, किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय में आवेदन करने से निर्बंधित करने के लिए, दांडिक मामले में किसी कार्यवाही को संस्थित करने या अभियोजित करने में किसी व्यक्ति को निर्बंधित करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law. Which provision brings in such prohibition? Answer is Section 4 Specific Relief Act 1963. विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकार को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए मंजूर किया जा सकता है और न ही केवल दांडिक विधि को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए. कौन सा उपबंध ऐसे प्रतिषेध को प्रवर्तित करता है? उत्तर है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 4. 17. It was held by the Supreme Court of India that preamble was not a part of the Constitution in case of blank, and this has been overruled in the case of blank. Answer is in re Berubari Union केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल. उच्चतम न्यायालय द्वारा ब्लैंक के मामले में यह अवधारित किया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं थी और इसे डैश के मामले में अमान्य किया गया है. उत्तर है इन री बेरुबरी यूनियन केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल. 18th. जस्टिस रामानंदन कमिटी रिलेट्स टू. आंसर इज क्रीमी लेयर. न्यायमूर्ति रामानंदन समिति संबंधित है क्रीमी लेयर से. 19. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डेल्ट अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता का प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 131 में. Laws declared by the Supreme Court shall be binding on all courts mentioned under Article 141 of the Constitution. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होगी. यह उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 141 में. 21. According to the theory of social utilitarianism as propounded by Ehring, law is a means to social ends. सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार जैसा कि इहरिंग द्वारा प्रतिपादित है विधि सामाजिक उद्देश्य का साधन है. 22. Equal pay for equal work can be enforced through Article 14 and 16 of the Constitution. सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन प्रवर्तित किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के माध्यम से. 23.
The executive power of every state shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by the Parliament and any existing laws mentioned under आर्टिकल 256 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधि और किसी विद्यमान विधि के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए। इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 256 के अधीन। 24. मुबारा एक्ट अंडर मुस्लिम लॉ रेफर्स टू डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विथ म्यूचुअल कंसेंट। मुस्लिम विधि के अधीन मुबारत निर्दिष्ट करता है पारस्परिक सम्मति से विवाह का विघटन। 25. The discriminatory aspects of Section 10 of the Indian Divorce Act, now Divorce Act, was removed by substituting new section by the Indian Divorce Amendment Act 2001. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम अब विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 10 के विभेदपूर्ण पहलुओं का निवारण नई धारा को प्रतिस्थापित करके किया गया था। भारतीय विवाह विच्छेद संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा। 26. Amalgamation of companies in national interest is dealt under. Answer is Section 396 of the Companies Act 1956. राष्ट्रीय हित में कंपनियों के समामेलन का प्रावधान किया गया है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 396 के अधीन। 27. Under Section 171 of the Companies Act 1956, a journal meeting of a company may be called by giving a notice in writing for not less than, answer is 21 days. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 171 के अधीन कंपनी की सामान्य बैठक लिखित में नोटिस देकर आहूत की जा सकेगी 21 दिनों से अन्यून की अवधि के भीतर। 28. A private limited company limits the number of members to 50. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सदस्यों की संख्या सीमित करती है 50 तक। 29. Consumer Protection Act 1986 was brought into operation in the year 1986. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रवर्तित किया गया था वर्ष 1986 में। 30. Under the Consumer Protection Act 1986, the jurisdiction of the district forum should not exceed rupees, answer is 20 lakh. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जिला फोरम की अधिकारिता अधिक नहीं होनी चाहिए 20 लाख रुपए से। 31. The second principle of rule of law of A.V. Dese relates to, answer is equality before law. A.B. डाइसी का विधि के शासन का दूसरा सिद्धांत संबंधित है विधि के समक्ष समता से। 32. A 7-member bench of Supreme Court unanimously struck down clause 2D of the article 323A and clause 3D of article 323B of the Constitution relating to tribunals which excluded the jurisdiction of High Court and Supreme Court. The court held that power of judicial review over legislative action is vested in the High Court under Article 226 and in the Supreme Court under Article 32. This is an integral part of the basic structure of Constitution. Name the case. Answer is L. Chandra Kumar versus Union of India. उच्चतम न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ ने अधिकरण से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 323 क के खंड 2 घ और अनुच्छेद 323 ख के खंड 3 घ को सर्वसम्मति से विखंडित की थी, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को अपवर्जित किया था। न्यायालय ने अवधारित किया था कि विधायी कार्रवाई पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में निहित है। यह संविधान की मूल संरचना का अभिन्न भाग है। मामले का नाम था एल चंद्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। 33. The contents of documents may be proved either by, answer is primary evidence or by secondary evidence. दस्तावेजों का अंतर वस्तु साबित की जा सकेगी या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। 34. Oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself, if seen it is, answer is secondary evidence. किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं का मौखिक विवरण जिसे उसने स्वयं देखा है, आंसर है द्वितीयक साक्ष्य। 35. The DNA test cannot rebut the conclusive presumption envisaged under Section 12 of the Indian Evidence Act 1872.
The parties can avoid the rigor of such conclusive presumption only by proving non-SS, which is a negative proof. It was so held in which case? Answer is Sheikh Fakhruddin versus Sheikh Mohammed Hassan, year 2006, AP 48. DNA परीक्षण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 12 के अंतर्गत परिकल्पित निश्चायक उपधारणा का खंडन नहीं कर सकता। पक्षकार ऐसी निश्चायक उपधारणा की कठोरता को केवल अपहुंच की साबित करके निवारित कर सकते हैं जो नकारात्मक सबूत है। ऐसा निम्न में से किस मामले में अवधारित किया गया था? उत्तर है शेख फखरुद्दीन बनाम शेख मोहम्मद हसन, AIR 2006, AP 48. 36. The statement of dead persons are relevant under which provision? Answer is Section 32(4) Indian Evidence Act 1872. मृत व्यक्तियों के कथन किस प्रावधान के अधीन सुसंगत हैं? उत्तर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32(4). 37. Witnesses are the eyes and the ears of justice. Whose statement is this? Answer is Bentham. साक्षीगण न्याय के आँख और कान है किसका कथन है? उत्तर है बेंथम। 38. Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony is an offence under which provision of the Indian Penal Code? Answer is Section 153A. धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता उत्पन्न करना और सामंजस्य को बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करना भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अधीन अपराध है? धारा 153 का इसका उत्तर है। द जिस्ट ऑफ दिस ऑफेंस इज मीटिंग ऑफ माइंड। आंसर इज सेक्शन 120A IPC। इस अपराध का सार मस्तिष्क का सम्मिलन है। उत्तर है भारतीय दंड संहिता धारा 120 क। 40. A places men with firearms at the outlet of a building and tells B that they will fire at B if B attempts to leave the building. What is the offence committed by A as against B? Answer is wrongful confinement. क भवन के बाहर अग्न्यायुधों के साथ मनुष्यों को रखता है और ख से कहता है कि वे ख पर गोली चलाएंगे। यदि ख भवन को छोड़ने का प्रयत्न करता है, ख के विरुद्ध क द्वारा कारित किया गया अपराध कौन सा है? उत्तर है सदोष परिरोध। 41. Adulteration of food or drink intended for sale is punishable under Section 272 IPC. विक्रय के लिए आशित खाद्य या पेय का अपमिश्रण दंडनीय है भारतीय दंड संहिता की धारा 272 के अधीन। 42. Voluntarily causing grievous hurt to deter public servant from his duty is answer cognizable and non-bailable offence. लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विरत रहने के लिए स्वेच्छा या घोर उपहित कारित करना उत्तर है संज्ञेय और अजामनीय अपराध है। 43. A obtains property from Z by saying, "Your child is in the hands of my gang and will be put to death unless you send us rupees 10,000." This offence is आंसर इज एक्सटॉर्शन। क जेड से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि आपका शिशु मेरे गिरोह के हाथों में है और उसकी मृत्यु कारित की जाएगी यदि आप हमें 10,000 रुपये नहीं भेजते। यह अपराध है उद्यापन। 44. Which provision under the Criminal Procedure Code 1973 deals with the procedure to be adopted by the magistrate to record confessions and statements? आंसर इज सेक्शन 164। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन कौन सा प्रावधान संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा अंगीकार की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान करता है? उत्तर है धारा 164। 45. Any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person who obstruct a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempts to escape from lawful custody under which section? Answer is section 41E CRPC 1973। कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य के निष्पादन में अवरुद्ध करता है, जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से भाग गया है या भागने का प्रयत्न करता है। यह किस धारा के अधीन है?
उत्तर है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 अंग 46. The plea bargaining is applicable only in respect of those offences for which punishment of imprisonment is upon a period of, answer is 7 years. अभिवाक सौदेबाजी केवल उन अपराधों के संबंध में लागू है जिनके लिए कारावास का दंड 7 वर्ष की अवधि तक का है. 47. Which provision under the Code of Criminal Procedure 1973 provides the indication as to the rule against double jeopardy? आंसर इज सेक्शन 300. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का कौन सा प्रावधान दोहरे संकट के विरुद्ध नियम के रूप में निर्देश का प्रावधान करता है? उत्तर है धारा 300. 48. If an accused is charged of a major offence but is not found guilty thereunder, he can be convicted of minor offence if the facts established indicate that such minor offence has been committed. It was so upheld in which case? Answer is स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्ता. यदि अभियुक्त मुख्य अपराध से आरोपित किया जाता है किंतु उसके अधीन दोषी नहीं पाया जाता तो उसे छोटे अपराध के लिए दोषित किया जा सकता है यदि साबित किए गए तथ्य निर्दिष्ट करते हैं कि ऐसा छोटा अपराध कारित किया गया है. ऐसा किस मामले में अवधारित किया गया था? उत्तर है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दत्ता. 49. द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज द एजेंट्स. Answer is representative capacity coupled with a power to affect the legal relations of the principal with third persons. अभिकरण की संविदा का सार है. उत्तर है अभिकर्ता की प्रातिनिधिक हैसियत के साथ पर व्यक्तियों के साथ प्रमुख के विधिक संबंध को प्रभावित करने की शक्ति के साथ है. 50. A contract is an agreement between two or more persons which is intended to be enforceable at law and is contracted by the acceptance by one party of an offer made to him by the other party to do or abstain from doing some act. Whose statement is this? Answer is Halsbury. संविदा दो या अधिक व्यक्तियों के बीच करार है जो विधितः प्रवर्तनीय होने के लिए आशयत है और एक पक्षकार द्वारा किसी चीज़ को करने या करने से प्रवृत्त रखने के अन्य पक्षकार द्वारा उसके समक्ष किए गए प्रस्ताव के प्रतिग्रहण द्वारा संविदा की जाती है. यह किसका कथन है? उत्तर है हॉल्सबरी. 51. Delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or disposed of according to the directions of the person delivering them. What is the type of contract called as? Answer is bailment. एक व्यक्ति द्वारा अन्य को संविदा पर उस प्रयोजन के लिए माल का परिधान की उन्हें जब प्रयोजन पूरा हो जाता है तब वापस किया जाएगा या उनका परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार निस्तारण किया जाएगा. इसे संविदा का कौन सा प्रकार कहा जाता है? उत्तर है उपनिधान. 52. A's nephew has absconded from his home. He sent his servant to trace his missing nephew. When the servant had left, A then announced that anybody who discovers the missing boy would be rewarded. When the servant came to know about the reward, he brought an action against A to recover the same, but his action failed. It was held that the servant was not entitled to the reward because he did not know about the offer when he discovered the missing boy. Name the case on reading the fact. Answer is लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. क का भतीजा उसके घर से फरार हो गया है. उसके अपने सेवक को अपने लापता भतीजे को खोजने के लिए भेजा. जब सेवक चला गया था तब क ने घोषणा की कि किसी व्यक्ति को जो लापता लड़के को खोजेगा पुरस्कार दिया जाएगा. जब सेवक को पुरस्कार के बारे में जानकारी हुई तब उसने उसे वसूल करने के लिए क के विरुद्ध वाद दाखिल किया किंतु उसका वाद असफल हो गया. यह अवधारित किया गया था कि सेवक पुरस्कार का हकदार नहीं था क्योंकि उसे प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं थी. जब उसने लापता लड़के को खोजा था तथ्यों को पढ़ने पर मामले को नाम दें. उत्तर है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त. 53. A debtor owes several distinct debts to the same creditor and he makes a payment which is insufficient to satisfy all the debts. In such a case, question arises as to which particular debt the payment is to be appropriated. Which section of the Contract Act 1872 provide an answer to this question? Answer is section 59 to 61.
एक ऋणी एक ही देनदार से कई भिन्न ऋण लेता है और वह भुगतान करता है जो सभी ऋणों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। ऐसे मामले में प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस विशिष्ट ऋण के संबंध में भुगतान विनियोजित किया जाना चाहिए। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रावधान करती है? उत्तर है धारा 59 से 61। 54. What property cannot be transferred under Section 6 of the Transfer of Property Act 1882? Answer is all of the above. The options are an easement apart from the dominant heritage, an interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally, a right to future maintenance in whatsoever manner arising, secured or determined. कौन सी संपत्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के अधीन अंतरित नहीं की जा सकती? उत्तर है उक्त में से सभी। ऑप्शन है अधिष्ठायी संपत्ति के अतिरिक्त सुखाधिकार, संपत्ति में हित जो व्यक्तिगत रूप से स्वामी तक उसके उपयोग को निर्बंधित करती है, भावी भरण पोषण का अधिकार चाहे जिस ढंग से उत्पन्न हो, सुनिश्चित किया हो या अवधारित हो। 55. A transfers property of which he is the owner to B in trust for A and his intended wife successively for their lives and after the death of the survivors for the eldest son of the intended marriage for life and after his death for A's second son. Can the interest so created for the benefit of the eldest son take effect? Answer is no. क संपत्ति का जिसका वह स्वामी है, ख को क और उसकी आश्रित पत्नी को उत्तरवर्ती रूप से उनके जीवन के लिए और उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह के सबसे बड़े पुत्र को आजीवन के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात क के द्वितीय पुत्र के न्यास में अंतरित करता है। क्या सबसे बड़े पुत्र के लाभ के लिए इस प्रकार सृजित हित को प्रभावी किया जा सकता है? उत्तर है नहीं। 56. The commencement of arbitral proceedings is not dependent on interim relief being allowed or denied under Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act 1996. Supreme Court in which case held so? आंसर इज फर्म अशोक ट्रेडर्स वर्सेस गुरुमुख दास सलूजा। माध्यस्थम कार्यवाही का प्रारंभ माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 के अधीन अंतरिम अनुतोष के अनुज्ञात किए जाने या नामंजूर किए जाने पर आधारित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा अवधारित किया था? उत्तर है फर्म अशोक ट्रेडर्स बनाम गुरुमुख दास सलूजा। 57. Which provision of the Hindu Marriage Act 1955 deals with conciliation? आंसर इज सेक्शन 23(2). हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का कौन सा प्रावधान सुलह के संबंध में उपबंध करता है? उत्तर है धारा 23(2). Which section under the Civil Procedure Code 1908 deals with the settlement of dispute outside the court? आंसर इज सेक्शन 89। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन कौन सी धारा न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के संबंध में प्रावधान करती है? उत्तर है धारा 89। 59. Accepting any other satisfaction than the performance originally agreed is known as? Answer is accord and satisfaction. मूल रूप से करारित पालन की अपेक्षा किसी अन्य तुष्टि का प्रतिग्रहण ज्ञात है, समझौता और तुष्टि इसका उत्तर है। 60. Where two parties have made a contract, which one of them has broken the damage which the other party ought to receive in respect of such breach of contract should be either such as may fairly and reasonably be considered arising naturally, i.e. according to the usual course of things from such breach of contract itself, or such as may reasonably be supposed to have been in the contemplation of the parties at the time they made the contract as the probable result of breach of it, in which case the principle was laid down so. आंसर इज हैडले वर्सेस बैक्सेंडेल। जहां दो पक्षकारों ने संविदा किया है उनमें से एक ने संविदा का भंग किया है, वहां अन्य पक्षकार को संविदा के ऐसे भंग के संबंध में ऐसा प्रतिकर प्राप्त करेगा जिसे ऋजु ढंग से और युक्तियुक्त रूप से स्वाभाविक ढंग से अर्थात स्वयं संविदा के ऐसे भंग से चीज़ों के सामान्य अनुक्रम के अनुसार विचार किया जाए या ऐसा हो जो पक्षकारों के उस समय जब उन्होंने संविदा की थी विचार में उसके भंग के संभाव्य परिणाम के रूप में होना युक्तियुक्त रूप से परिकल्पित किया जाए। इस मामले में ऐसा सिद्धांत अधिकथित किया गया था हैडले बनाम बैक्सेंडल केस में। 61. When a misrepresentation has been made, what are the alternative courses open to an aggrieved?
Answer is all of the above. The options are: he can avoid or rescind the contract, he can affirm the contract and insist on misrepresentation being made, he can rely upon the misrepresentation as a defense to an action upon the contract. कब दुर्व्यपदेशन किया गया है, व्यथित को क्या वैकल्पिक अनुक्रम उपलब्ध है? उत्तर है उक्त में से सभी. ऑप्शंस हैं: वह संविदा जो निवारित या विखंडित कर सकता है, वह संविदा की अभिपुष्टि कर सकता है और दुर्व्यपदेशन किए जाने पर बल दे सकता है, वह संविदा पर कार्रवाई करने की प्रतिरक्षा के रूप में दुर्व्यपदेशन पर विश्वास कर सकता है. 62. A solicitor sold certain property to one of his clients. The client subsequently alleged that the property was considerably overvalued and his consent was caused by blank court considered the relationship between the parties to reach the decision. Answer is undue influence. सॉलिसिटर ने कतिपय संपत्ति का विक्रय अपने मुवक्किलों में से एक को किया था. मुवक्किल ने बाद में अभिकथित किया कि संपत्ति का पर्याप्त रूप से अधिक मूल्यांकन किया गया था और उसकी संपत्ति ब्लैंक द्वारा प्राप्त की गई थी. न्यायालय ने विनिश्चय करने के लिए पक्षकारों के बीच संबंध पर विचार किया था. उत्तर है असम्यक असर. 63. The law of contract is intended to ensure that what a man has been led to expect shall come to pass, that what has been promised shall be performed. Whose statement is this? Answer is Anson. संविदा की विधि यह सुनिश्चित करने के लिए आश्रित है कि कोई मनुष्य जो प्रत्याशा करने के लिए प्रेरित किया गया है वह होगा, वह वचन जो दिया गया है उसका पालन किया जाएगा. यह किसका कथन है? उत्तर है एंसन. 64. Intention not to create a legal obligation was clear from the conduct of parties. Which among the popular cases deals on the topic? Answer is Balfour versus Balfour. विधिक आबद्धता सृजित न करने पर आशय पक्षकारों के आचरण से स्पष्ट था. विख्यात मामलों में से किस में इस पर विचार किया गया था? उत्तर है बाल्फर बनाम बाल्फर. 65. According to the Indian law in a lawful contract, consideration answer is may move from promisee or any other person. भारतीय विधि के अनुसार विधिपूर्ण संविदा में प्रतिफल उत्तर है वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति से होना चाहिए. 66. Raghav owes Murli rupees 10,000. This debt is time barred by the Limitation Act. Even then, Murli promises in writing to pay Raghav rupees 4,500 on account of debt and signs the document. This contract is enforceable. मुरली राघव का 10,000 रुपये का ऋणी है. यह ऋण परिसीमा अधिनियम द्वारा समय वर्जित है. इसके पश्चात मुरली ऋण के मद में राघव को 4,500 रुपये का भुगतान करने के लिए लिखित में वचन देता है और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है. यह संविदा है प्रवर्तनीय. 67. An agency can be terminated by. Answer is all of the above. The options are agreement between parties, by renunciation by the agent and by completion of business of agency. अभिकरण का अवसान किया जा सकता है. उत्तर है उक्त में से सभी. ऑप्शंस हैं पक्षकारों के बीच करार द्वारा, अभिकर्ता द्वारा परित्याग द्वारा और अभिकरण के कारोबार के पूरा करने द्वारा. 68. Which type of loss are not covered by the contract of indemnity? Answer is loss arising from accident like fire or perils of the sea. क्षति का कौन सा प्रकार क्षतिपूर्ति की संविदा द्वारा आच्छादित नहीं है? उत्तर है दुर्घटना जैसे अग्नि या समुद्र के जोखिम से उद्भूत क्षति. 69. Blank is the process whereby interested parties resolve disputes, agree upon courses of action, bargain for individual or collective advantage, and or attempt to craft outcome which serve their mutual interest. Answer is negotiation. ब्लैंक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हितबद्ध पक्षकार विवादों का समाधान करते हैं, कार्यवाही के अनुक्रम पर सहमत होते हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ के लिए सौदेबाजी करते हैं और या परिणाम को निर्मित करने के लिए प्रयत्न करते हैं जो उनके पारस्परिक हित को पूरा करते हैं. उत्तर है बातचीत. 70. The fundamental aim of legal ethics is to maintain the honor and dignity of the legal profession, to secure a spirit of friendly cooperation between the bench and the bar in the promotion of highest standards of justice, to establish honorable and fair dealings of the counsel with his client, opponent and witnesses, to establish a spirit of brotherhood in the bar itself and to secure that lawyers discharge their responsibilities to the community generally. Whose statement is this?
आंसर इज चीफ जस्टिस मार्शल। विधिक नीति शास्त्र का मूल उद्देश्य विधि व्यवसाय के सम्मान और गरिमा को कायम रखना, न्याय के उच्चतम मानक की वृद्धि में पीठ और अधिवक्ता संघ के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना को सुनिश्चित करना, अधिवक्ता का उसके मुवक्किल के विरोधी और साक्षियों से सम्मानजनक और ऋजु लेन देन को स्थापित करना, स्वयं अधिवक्ता संघ में बंधुता की भावना को स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि अधिवक्ता साधारणतया समुदाय के प्रति अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। किसका कथन यह है? उत्तर है मुख्य न्यायमूर्ति मार्शल। 71. The Supreme Court has held that an advocate cannot claim a lien over an litigation file entrusted to him for his fees. Blank. No professional can be given the right to withhold the returnable records relating to the work done by him with his clients matter on the strength of any claim for unpaid remuneration. The alternative is the professional concerned can resort to other legal remedies for such unpaid remuneration. Refer to the specific case. Answer is R.D. Saxena versus Balram Prasad Sharma. उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि अधिवक्ता उसकी फीस के लिए उसकी सौंपे गए मुकदमे की फाइल पर धारणा अधिकार का दावा नहीं कर सकता। किसी व्यावसायिक को असंदत्त परिश्रमिक के लिए किसी दावा के आधार पर उसके मुवक्किल के साथ उसके द्वारा किए गए कार्य से संबंधित वापसी योग्य अभिलेख को प्रतिधारित करने के लिए अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता। विकल्प यह है कि संबद्ध व्यावसायिक ऐसे असंदत्त परिश्रमिक के लिए अन्य विधिक उपचारों का आश्रय ले सकता है। निर्दिष्ट मामले को निर्दिष्ट करें। आंसर है R.D. सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा। 72. Duty of an advocate towards his client is detailed out in which rules of Bar Council of India? Answer is 11 to 33. अधिवक्ता का उसके मुवक्किल के प्रति कर्तव्य भारतीय विधिज्ञ परिषद नियमावली के किस नियम में वर्णित है? उत्तर है 11 से 33। 73. Which section under the Advocate Act 1961 deals with disqualification as to enrollment? Answer is section 24A. अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन कौन सी धारा नामांकन के संबंध में निरर्हता से संबंधित है? उत्तर है धारा 24 क। 74. Existence of two suits by parties litigating under same title, one previously instituted which is pending at present and the other filed later, wherein a matter in issue in the subsequently filed suit is directly and substantially in issue in the other, and the relief claimed in the subsequent suit can effectively be passed by the court of previous instance. Which section of the Code of the Civil Procedure 1908 decides the fate of the subsequently filed suit and its proceeding? आंसर इज सेक्शन 10। एक ही शीर्षक के अधीन वादग्रस्त पक्षकारों द्वारा दो वाद विद्यमान हैं। एक पहले संस्थित किया गया था जो वर्तमान में लंबित है, और दूसरा बाद में दाखिल किया गया था जिसमें बाद में दाखिल वाद में विवादास्पद मामला अन्य में प्रत्यक्षतः और सारभूत रूप से विवादास्पद है, और पश्चातवर्ती वाद में दावाकृत अनुतोष प्रभावी ढंग से पूर्व न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बाद में दाखिल और उसकी कार्यवाही के भाग्य का विनिश्चय करती है? उत्तर है धारा 10। 75. Where there are mutual debt between the plaintiff and the defendant, one debt may be settled against another. This can be statutory defense to a plaintiff's action and it is called as, answer is set off. जहाँ वादी और प्रतिवादी के बीच पारस्परिक ऋण है, वहाँ एक ऋण का निपटारा दूसरे के विरुद्ध किया जा सकता है। यह वादी की कार्यवाही की कानूनी प्रतिरक्षा हो सकती है और इसे कहा जाता है, उत्तर है मुजरा। 76. An attachment before judgment order takes away, answer is power to alienate the property. निर्णय के पूर्व कुर्की छीनती है, उत्तर है संपत्ति का अन्य संक्रामण करने की शक्ति को। 77. The three pillars on which foundation of every order of injunction rests is, answer is prima facie case, irreparable injury and balance of convenience. तीन स्तंभ जिन पर व्यादेश के प्रत्येक आदेश का आधार आधारित है, उत्तर है प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति और सुविधा का संतुलन। 78. Blank is to enable subordinate courts to obtain in non-appealable cases the opinion of the High Court in the absence of a question of law and thereby avoid the commission of an error which could not be remedied later on. Answer is reference. Blank विधि के प्रश्न के अभाव में अनअपीलीय मामले में
उच्च न्यायालय की राय को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को समर्थ बनाने के लिए और एतद द्वारा त्रुटि कारित करने को निवारित करने के लिए जिसका उपचार बाद में नहीं किया जा सकता था। उत्तर है निर्देश। 79. Contributory negligence means the failure by a person to use reasonable care for the safety of either of himself or his property. योगदायी उपेक्षा का तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा या तो स्वयं की या उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए युक्तियुक्त सावधानी का प्रयोग करने की असफलता। 80. Where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity and harm results to anyone on account of an accident in the operation of such hazardous or inherently dangerous activity, resulting, for example, in escape of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any of the exceptions which operate vis-a-vis the tortuous principle of strict liability held in the case of answer is Shriram Food and Fertilizers case, जहां उपक्रम परिसंकटमय या अंतर्निहित रूप से खतरनाक क्रियाकल्प में संलग्न है और हानि ऐसे परिसंकटमय या अंतर्निहित रूप से खतरनाक क्रियाकलाप के संचालन में दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को होती है। उदाहरण के लिए विषैली गैस के निकलने से उपक्रम कठोरता से और आत्यंतिक रूप से उन सभी व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए दायी है जो दुर्घटना द्वारा प्रभावित होते हैं और ऐसा दायित्व अपवादों में से किसी के अध्यधीन नहीं है जो कठोर दायित्व के अपकृत्यात्मक सिद्धांत के मुकाबले प्रवर्तित होता है। यह अवधारित किया गया था श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स के मामले में। 81. A tort is a civil wrong for which the remedy is an action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of a contract or the breach of a trust or the breach of other merely equitable obligation. Whose statement is this? Answer is Salmond. अपकृत्य सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार अपरिनिर्धित क्षति के लिए कार्रवाई है और जो अनन्य रूप से संविदा का भंग नहीं है या न्यास का भंग नहीं है या केवल अन्य साम्यपूर्ण आबद्धता का भंग नहीं है। या किसका कथन है? उत्तर है सामंड। 82. Under Section 20 of the Motor Vehicle Act 1988, if a person is convicted of an offence punishable under Section 189 of the Motor Vehicles Act, the court shall ordinarily order for answer is disqualification under the Act. मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 20 के अधीन यदि व्यक्ति मोटरयान अधिनियम धारा 189 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषित किया जाता है तो न्यायालय साधारणता अधिनियम के अधीन निर्हरता के लिए आदेश देगा। 83. Contravention of Contract Labour Prohibition and Regulation Act 1970 would not create employment relationship between contract labor and principal establishment. It was so held in the case of answer is SAIL versus Contract Workers Union Steel Authority of India Limited. ठेका श्रम विनियमन और उत्सादन अधिनियम 1970 का उल्लंघन संविदा श्रमिक और प्रमुख संस्थापन के बीच नियोजन संबंध सृजित नहीं करेगा। ऐसा किस मामले में अवधारित किया गया था? उत्तर है सेल बनाम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 84. Trading activities of a company were stopped temporarily in view of the trade depression with an intention to continue the same when the conditions improve. A petition was referred into the tribunal for winding up of the company. The petition is liable to be dismissed. कंपनी के व्यापार क्रियाकलाप को से जारी रखने के आशय के साथ व्यापार मंदी की दृष्टि में अस्थायी रूप से रोका गया था। जब स्थिति में सुधार हो, याचिका कंपनी के समापन के लिए अधिकरण में दाखिल की गई थी। याचिका उत्तर है खारिज किए जाने के लिए दायी है। 85. If a quasi-judicial authority violates the principles of natural justice, the appropriate writ would be answer is certiorari. यदि अर्ध न्यायिक प्राधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो समुचित रिट होगी। उत्तर है उत्प्रेषण। 86. An accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars is a answer is presumption of law. अपराधी विश्वास के अयोग्य है जब तक उसकी अभिपुष्टि तात्विक विशिष्टियों में नहीं की जाती। यह है विधि की उपधारणा। 87.
Patent ambiguity in interpreting documents renders its answer is incurable. दस्तावेजों के निर्वचन में प्रत्यक्ष संदिग्धता उसे बनाती है उत्तर है असाध्य. 8. Provision of Section 195 of the Code of the Criminal Procedures 1973 are mandatory and non-compliance of it would initiate the prosecution and all other consequential orders, in which case the court upheld so. Answer is C. Muniappan versus State of Tamil Nadu. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 के प्रावधान आज्ञापक है और उस अनुपालन, अभियोजन और सभी अन्य पारिणामिक आदेशों को प्रारंभ करेगा. किस मामले में न्यायालय ने ऐसा अवधारित किया था? उत्तर है सी. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य. 89. ऑर्डर ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल बिकम्स ऑपरेटिव. आंसर इज ऑन अरेस्ट. अग्रिम जमानत प्रदान करने वाला आदेश प्रवर्तनीय होता है उत्तर गिरफ्तारी पर. 90. By the Constitution 97th Amendment Act 2011, the following word has been inserted in Article 19(1)(c). Answer is cooperative societies. संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित शब्द अनुच्छेद 19(1) ग के अधीन अंतः स्थापित किया गया है. उत्तर है सहकारी समितियां. 91. Doctrine of legitimate expectation was discussed in the following case. Answer is Food Corporation of India versus MS कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज. वैध प्रत्याशा के सिद्धांत का विवेचन निम्न मामले में किया गया था. उत्तर है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज. 92. The Supreme Court in Selvi versus State of Karnataka held that compulsory brain mapping and polygraph test and narco analysis were in violation of the following articles of the Constitution. Answer is Article 20 and 21. उच्चतम न्यायालय ने सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में अवधारित किया था कि अनिवार्य ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ परीक्षण और नार्को एनालिसिस संविधान के निम्न अनुच्छेदों के उल्लंघन में था. उत्तर है अनुच्छेद 20 और 21. 93. Passive euthanasia is permitted in certain cases held in. Answer is अरुणा रामचंद्रन शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति कतिपय मामलों में दी जाती है. यह निम्न में से किस में अवधारित किया गया था? उत्तर है अरुणा रामचंद्रन शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया. 94. The type of disablement envisaged under the Employees Compensation Act 1923 that reduces the capacity to work in any employment similar to that the worker was performing at the time of the accident is referred to as. Answer is permanent partial disablement. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन परिकल्पित नियोक्ता का प्रकार जो किसी नियोजन में उसके समान जिसे कर्मचारी घटना के समय कर रहा था किसी नियोजन में कार्य करने की क्षमता को कम करता है को निर्दिष्ट किया जाता है. उत्तर है स्थायी आंशिक नियोक्ता. 95. The contribution payable under the Employees State Insurance Act 1948 in respect of an employee shall comprise of. Answer is contribution payable by employer and employee. कर्मचारी के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन संदेय योगदान में शामिल होगा. उत्तर है नियोजक और कर्मचारी द्वारा संदेय योगदान. 96. Which provision under the Industrial Dispute Act 1947 guarantee the right of workmen laid off to claim for compensation? Answer is Section 25C. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन कौन सा प्रावधान प्रतिकर के लिए दावा करने के लिए जबर छुट्टी कर्मकार के अधिकार को प्रत्याभूत करता है? उत्तर है धारा 25 ग. 97. Natural law is the idea that there are rational objective limits to the power of the legislative rulers. नैसर्गिक विधि विचार है कि. उत्तर है विधायी शासकों की शक्ति पर तार्किक उद्देश्यपूर्ण परिसीमा है. 98. H.L.A. Hart's name is associated with the book. Answer is The Concept of Law. H.L.A. Hart का नाम किस पुस्तक से संबंधित है? उत्तर है The Concept of Law. 99. Section 9 of the Hindu Marriage Act 1955 deals with. Answer is restitution of conjugal rights. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 निम्न में से किसके संबंध में प्रावधान करती है? उत्तर है दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन. 100. Daughter is equated with the son with references to joint family property under. Answer is Hindu Succession Amendment Act 2005.
पुत्री संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के संदर्भ में पुत्र से समीकृत की गई है? उत्तर है हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के अधीन। So guys, hope you like the video. We will meet in the next question paper. Till then, like the channel and subscribe.